नरेंद्र मोदी ने रात के 12 बजे एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड की, जिन्होंने शायद ही कभी इंस्टाग्राम का उपयोग किया होगा। और जो मोदी जी हमें पहले मित्रों, भाई बहनों कहकर पुकारा करते थे, वही फ्रेंड्स कहकर पुकार रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, वो भी बबीता मैम के द्वारा। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या बोल रही हैं बबीता मैम मोदी जी के बारे में। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी आज का दिन सच में बहुत बहुत बड़ा दिन है। जो लोग नौकरी तक पहुंच गए हैं उन्हें उनकी चिंता नहीं है, लेकिन तुम लोगों की चिंता थी बेटा। अगर ये पॉलिसीज नहीं बनेंगी तो आने वाले टाइम में इतनी पढ़ाई करेंगे भी क्या? कि रोज किताब पढ़ के सिर्फ अपने घर चले जाना, इससे समाज नहीं बदलेगा। असलियत में बदलाव लाने के लिए सच में संघर्ष करना पड़ता है। अब जितने स्टूडेंट्स उस दिन गए थे परिमल सर के साथ, देखो उस दिन वो जो घटना घटी, उस चीज को अगर आज देखें तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। किसी स्टूडेंट ने गलत स्टेप नहीं लिया, पुलिस के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने बदतमीजी की। उनके पास पावर है, लेकिन इस चीज से एक बात तो कंफर्म हुई कि अहिंसा जो होती है ना, वो हमेशा लंबे टाइम में सही अपना रिजल्ट दिखा देती है। और ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो पहली बार मोदी जी को फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना, वरना मोदी जी हमेशा भाइयों और बहनों या मित्रों इस तरह के शब्द बोलते थे। कल मोदी जी ने फ्रेंड्स करके संबोधित किया। इसका मतलब तुम लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे। जो ये जो तुम्हारी जनरेशन है, इन बच्चों को उन्होंने फोकस में रखा। और मुझे ऐसा लगता है बेटा कि हर इंसान समय के साथ सीखता है। मोदी जी भी इंसान है, गलती किसी से तुमसे भी होती है, मुझसे हम सब गलती करते हैं। लाइफ इज लर्निंग, जिंदगी जो है वो अधिगम है। और लर्निंग का मतलब चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार बदलता है, इंसान की सोच बदलती है, समझ बदलती है। तो अगर सरकार कुछ गलतियां अनदेखी कर रही थी और सरकार की नोटिस में आ गया कि गलतियां लोग नहीं सहेंगे, तो ठीक है सरकार पॉलिसी बनाए, बदलाव लाए। और हम तो इसी बात पे खुश हैं। ना तो मेरा राजनीति करनी, ना हम टीचर्स को राजनीति करनी, हमारी वो लाइन है ही नहीं, ना हमारा वो फील्ड है। लेकिन अगर हमें दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है तो बेटा टीचर और स्टूडेंट का काम भगत सिंह ने कहा था कि किताबें नहीं पढ़नी है, समाज दुनिया में क्या हो रहा है वो भी बताओ, अपना विचार होना चाहिए। जैसे कई लोगों ने वीडियोस में हमारे पे कहा कि अपना अलग एजेंडा क्यों चला रहे हो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं। पढ़ने का टारगेट क्या था? नौकरी तक पहुंचना। नौकरियों में फेयर सिलेक्शन हो, पढ़ाने का क्या फायदा? भाई किसी भी इंसान की जिंदगी का जो टारगेट है उसके लिए वो स्टेप लेता है। ये पढ़ना पढ़ाना एक स्टेप है, टारगेट तुम्हारा नौकरी तक पहुंचना है। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको समझाना मुश्किल है। टीचर्स 99% राजनीति नहीं करना चाहते, 1% हो सकता है कुछ टीचर्स का इंटरेस्ट हो, और वो तो उसमें बुराई क्या है, मेरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंडिया में कोई भी टीचर इलेक्शन तक जा रहा है तो उसको भी बुरा क्यों कहें? ये देश पूरी व्यवस्था प्रोवाइड कराता है, लेकिन तुम्हारा और हमारा टारगेट बिल्कुल नहीं है। नहीं हम यहाँ इसलिए बैठे कि हम सरकार की बुराई करेंगे या हम विपक्षियों का पक्ष लेंगे। देखो एक इतनी सही बात है, विपक्षियों की बात हम 100% ना माने। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां के लोग अपनी सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं? क्या वहां की सरकार जो कांग्रेस की वहां लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है, क्या वहां सरकार वो स्टेप ले रही है जिससे बदलाव आएगा? अगर नहीं तो फिर वो दिल्ली में भी एक एक्टिंग कर रहे हैं। अगर उनके राज्य में फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं तो फिर वो बोलने के हकदार है। लेकिन अगर उनके शासित प्रदेशों में पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब वो वहां से दिखावट कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं कि बच्चे एंटी हैं, हम इनके आगे आगे दिखा देंगे, देखा कांग्रेस कितना बड़ा काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की बात रही, पंजाब में इनकी सरकार है हमारे सामने। अगर पंजाब में पेपर लीक होता है तो फिर वो किस मुंह से वहां मंच तक जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है आपकी जबान, आपके शब्दों से ज्यादा आपके एक्शंस बात बताते हैं कि आपकी मंशा क्या है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में नहीं आना। अपनी डिमांड जो हमारी है वो हमेशा सेम रहेगी। फेयर सिलेक्शन हो, कैलेंडर जारी हो, हर बच्चे को बताओ कि मेरा पेपर कब है, कितने दिन मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम किस डेट पर है। अगर एग्जैक्ट डेट ना बताओ तो थोड़ी बहुत आगे पीछे बताओ कि 4 महीने 3 महीने, अनएक्सपेक्टेड ना हो कि अचानक से 1 महीने का पेपर हो गया। बस फेयर सिलेक्शन हो, एक सिलेबस डिफाइन हो। ऐसे बिल्कुल अजीब गरीब क्वेश्चन आ जाना, पेपर टफ आ जाए, मुश्किल नहीं है, पेपर टफ दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है पेपर अनएक्सपेक्टेड की हम पढ़ के तो जा रहे हैं, उससे बिल्कुल पता नहीं कौन से सब्जेक्ट का इनका नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि हरियाणा में ये हुआ है इसलिए बता रही हूं। जो तुमसे पिछली जनरेशन के बच्चे 5-7 साल पहले वो कई पेपर ऐसे हुए पता नहीं चला कि क्वेश्चन आया कहां से, किस सब्जेक्ट का है। तो हमारी डिमांड वही है, फेयर सिलेक्शन हो, डिफाइन सिलेबस हो, चाहे टफ हो पेपर, लेकिन सिलेबस बताओ कि सब्जेक्ट कौन से आएंगे, क्वेश्चन नहीं कह रहे, सब्जेक्ट बताओ और मैं बताऊं हमारा एग्जाम कब होगा। ये 3-4 बातें सरकार मान ले, एकदम से मानेगी सरकार भी। लेकिन सोचो इतनी बड़ी चीज होगी कि जब तुम पेपर देने जाते हो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लगता, इसको भी एक जीत मानो। एकदम सरकार नहीं पड़ती, सरकार के भी कुछ ये होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। हम सोच रहे हैं एकदम से इस्तीफे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने कितनी बार कहा सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, ऐसे इतना आसान नहीं है। जिसने पॉलिटिकल साइंस को समझा है वो जानता है। हां जिम्मेदारी सरकार ले, हर विभाग अपनी जिम्मेदारी समझे कि पेपर लीक हो रहा है शिक्षा मंत्री को होना चाहिए कि मेरे ऊपर लग रही है कहीं ना कहीं पेपर लीक कैसे हो गया। जैसे हमने कितनी बार पढ़ा हिस्ट्री में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 भयानक एक्सीडेंट हुए तो इस्तीफा दे दिया। अब ठीक है वैसा कहीं नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और इस बात पे हम मना भी नहीं करते। पर बेटा हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि चीजें धीरे धीरे मुड़ के अपना टारगेट जो हम लोगों का था उस तरफ जाने की तरफ चल पड़ी है। अगर पीएम रात में 12 बजे के आसपास खुद से, कोई कैमरे नहीं उनके आसपास, ये प्लान नहीं रहा होगा, अदरवाइज स्टूडियो में बैठे चार कभी इधर से एंगल से कैमरा उधर से होता है हमेशा। लेकिन वो देखो सामने से बनाई गई है और अपने आप बनाई गई थी, क्लोज में है वो वीडियो, वैसे शूट नहीं की गई है। अलग चीज होती है ये, किसी आदमी का जो देश की सबसे पावरफुल पोजीशन पर बैठा है और रात में 12 बजे के आसपास वो व्यक्ति सामने आके मैसेज दे रहा है, तो इसको छोटी बात मत मानो। स्टूडेंट्स की एकता उन्हें फील हुई होगी और उन्हें लगा होगा कि अब बात करनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ी जीत है स्टूडेंट्स की। और एकदम सोचोगे 360 डिग्री सब कुछ घूमेगा, एकदम बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उस तरफ मुड़ने लगी है ना बातें तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आज संसद में फेयर सिलेक्शंस और इस तरह से पेपर लीक ना हो ये बातें उठने लग गई। आज से 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारी बातें वहां तक ले जाएगा। तो इस चीज को अपनी जीत मानो, ये विजय का चिन्ह है। और धीरे धीरे सही सरकार समझ गई है कि लंबे टाइम तक बिना काम किए काम चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी ने सरकार को ये सिखा दिया कि आपकी पुरानी बातें जो आपने कभी बोली है ना, वो देखो कितनी वीडियोस 2016 की, 12 की, 15 की, 1997 की धर्मेंद्र प्रधान जी की कई बातें भी स्टूडेंट्स ने निकाल ली। यानी ये पीढ़ी बहुत लंबे समय तक झूठे झांसे दिए जाने से चुपचाप नहीं बैठेगी। हमारी जो पीढ़ी थी ना, जैसे हम 1982 में पढ़ते थे, 1970 तो 70s 80s के लोग थे, तुम उन्हीं के तो वंशज हो, हमारी तो पीढ़ी तुम हो। हमारे टाइम की एक मुझे अच्छी बात लगी, हमारे टाइम की जो औरतें थी उन्होंने अपने बेटों को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि जितनी लड़कियां वहां पहुंची थी, जब तक प्रोटेस्ट में गंदगी नहीं घुसी थी, तो गंदगी घुसी थी विभाग के लोग, जब तक वहां स्टूडेंट्स थे ना और स्टूडेंट्स का बोलबाला था, तब तक वहां किसी भी लड़की ने नहीं कहा कि मुझे परेशानी हुई या मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार हुआ। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि जो आज की पीढ़ी के लड़के हैं इनकी परवरिश बहुत अच्छी माँ ने की है और इनके अंदर उन्होंने वैल्यू सिस्टम बना के दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है बेटा। जब हम लोग बाहर निकलते थे हमारी माँ के टाइम, मेरे टाइम में, तो हमें डर लगता था कि आप जब जा रहे हो तो आपको डर था किससे, उन्हीं लोगों से जो आपके आसपास खड़े हैं, और हमारी जान पहचान के या शक्ल इनकी फैमिलियर लोग थे। लेकिन आज इस पीढ़ी के इतनी बड़ी आबादी इकट्ठी हुई, मैं खुद भी जिस दिन गई थी 20 तारीख को प्रोटेस्ट था 19 की रात में, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जिस जनरेशन को हम सोच रहे थे कि ये बेवकूफ है, इनको अकल नहीं है, ये सीरियस नहीं है, खुद भी हम सबका इमोशन बन गया था कि इनमें इमोशंस नहीं है, ये सीरियस नहीं है, माँ का कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब उन वीडियोस में देखकर मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि जो माएं 1980 और 90 के बीच की हैं उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी है कि बहुत ही अच्छी पीढ़ी हमारे सामने निकल के आई। ऐसे लड़के जिनसे लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा समाज की, सोसाइटी की। और ये दिखती नहीं, अगर ये प्रोटेस्ट ना होता तो शायद हमारा वो सोच, वो परसेप्शन बना रहता। ये कितनी पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब आज हमारे समाज में बदलाव हो रहा है, दिखेगा जब जरूरत पड़ेगी। दूसरा अच्छा साइन, हमारे टाइम तक ना लड़कियां थोड़ी बेवकूफ थी, आज मैं देखती हूं कितनी वीडियोस में लड़की बिल्कुल बोल्ड है। और देखो पुलिस वालों का एक लड़की कितनी वायरल है, जिसको हेलमेट पकड़ रखा है पुलिस वाले का, और एक लड़की कितनी वायरल हुई लड़कों को भी सेव करने के लिए वो भाग रहे थे तो उनके आगे अड़ी है। जैसे इससे ये दिखता है कि लड़के लड़कियों में अंतर नहीं रहा, अब काफी हद तक बराबरी है और ये कहीं ना कहीं परवरिश के कारण है। यानी माँ बाप ने, घर परिवार ने अपने बच्चों में दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो संस्कार भरे हैं कि बेटियां बोलने लग गई। वो कहीं कोई ऐसी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स करके आई हुई
नहीं है, नहीं वो अपने हक की बात। उस आईपीएस ने देखो जिसने लड़की को चाटा मारा था, उस लड़की का व्यवहार देखा, वो पलट के उसके पास गई है और उसको पकड़ने की कोशिश की है। वो जो एक वायरल नहीं हुआ था, वो बड़े रैंक आईपीएस अधिकारी था, हाँ क्या उसका सरनेम था, कोई मेरे जाट की कम्युनिटी से थे वो, जाटों की कई वीडियो आई है जिसमें उनकी नेगेटिव इमेज बनी है। वैसे सब नहीं खराब होते, लेकिन कई तरह के कुछ अधिकारी और कुछ कांस्टेबल रैंक के। अब सोचो एक लड़की इतना दम रखती है, अनमैरिड लड़की है वो, कि आईपीएस से चाटा मारा तो चाट नहीं रही, पलट के उस तक पहुंची और उसके कंधे पे हाथ लगा के पूछे मुझे क्यों मारा, किस हद से मारा। ये अपने आप में एक जीत है। तो इसका मतलब तुम्हारी पीढ़ी का ब्लेस्ड हो तुम लोग, तुम्हें तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे परिवेश ने, घर ने ऐसे संस्कार दिए कि तुम दिमाग से तेज हो, हम लोगों से ज्यादा तेज हो। ये किताब के चार अक्षर कम ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन तुम अपने हकों के प्रति जागरूक हो और तुम बोलना जानते हो। हमारे टाइम में बोलना बहुत कम लोग जानते थे। मुझे याद है मेरे टाइम में औरतों की हिम्मत नहीं थी बोल पाए, गलत को भी गलत कहने की हिम्मत नहीं थी सब में, हार्डली 5-10% औरतें बोलती थी, बाकी 90% सोचती चुप रहना है। लेकिन अब मैं देख रही हूं लगभग 100% लड़कियां अपने हकों के प्रति जागरूक हैं। पेरेंट्स से लड़के जनता मंतर पे आ रही है। मां आपको पता है कि हमारी बेटियां जा रही हैं, लेकिन पता है कि रुकेगी क्योंकि इसको अपने हक पता है, ये हकों के लिए जागरूक है। और लड़कों का व्यवहार तो सच में काबिल तारीफ था। इतनी हजारों की भीड़ में किसी भी लड़की ने नहीं कहा कि मेरा वहां जाना मुझे डर, मेरे मन में बैठा गया, या मैं सबको कहूंगी बताओ कितनी लड़कियों ने वीडियोस बनाई हैं, लड़कों का थैंक यू जिन्होंने प्रोटेक्ट किया, ये बहुत अच्छा साइन है। और ठीक है समाज बदलेगा, ये जो क्रांति है ना, ये वो ठीक है भ्रष्टाचार बातें तो है ही है, लेकिन जो व्यवहार जेंजी ने किया ना वो सच में सामाजिक बदलाव है। और हम प्राउड से कह सकते हैं कि जब समाज बदलता है तो फिर एक सेफ्टी की फीलिंग अपने आप आने लगती है। और तुम्हारी पीढ़ी वो पहली पीढ़ी है जो हक की आवाज बुलंद कर रही है। हमारे टाइम तक लोग दब्बू थे, जैसा कहते थे वैसा मान जाते थे, लेकिन तुम लोग हो जो आंख बंद करके कान बंद करके नहीं बैठे हो, तुम सोचते हो, एनालाइज करते हो, तुम्हारी अपनी एक विचार की प्रक्रिया है, तुम खुद से सोचते हो कि क्या ठीक है क्या गलत, अंधभक्ति नहीं करते। जो पुराने लोग हैं बेवकूफ लोग हैं, थोड़े बहुत सब नहीं, जो सोचते नहीं है बस एक पार्टी को अगर उन्होंने ताकत दे दी तो सोचते हैं जो पार्टी करेगी ठीक है। मेरा ये मानना है पार्टी में इंसान बैठे और इंसान समय के साथ अनुभव के साथ सीखते हैं। हर कोई गलती करता है, मैंने भी पता नहीं कितनी हजारों गलती की है, उन सबसे सीखा है, तुमने भी हजारों गलती की है। तो किसी भी पार्टी को वोट देने का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके पार्टी को मानते रहेंगे। अगर वो पार्टी में गलत करेगी, हमने दिया होगा वोट, अगर वो गलत कर रही है तो फिर बोलेंगे कि पार्टी गलत कर रही है। कितने सारे यंग बच्चे आए, लड़का इसकी उंगली टूट रही है, उसकी वीडियो चल रही है, उसका उंगली पे डंडा लगा के उंगली टूट गई, तो दिखा रहा है कि मैंने वोट दिया था, इसमें मेरी निशान चाहिए लगी थी, इसी उंगली से मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब मैं इसका विरोध करता हूं, केस काम का। यानी आंख बंद करके नहीं बैठना। और तुम्हारी पीढ़ी को ये अकल है कि अगर हमने गलती कर दी है तो उसको सुधारा जा सकता है। और अगर मोदी जी भी एक इंसान है, उन्हें लग रहा है कि उनकी सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, तो अच्छी बात है, हम तो कहते हैं अब भी चेंज कर लो, अभी सुधार कर लो। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था 3 साल अभी भी इनके हाथ में है, अगर ये चाहे 3 साल में अपनी इमेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। फेयर सिलेक्शन कर दें और कैलेंडर जारी हो, सिलेबस पता हो, बस फिर हमें क्या चाहिए। राजनीति करने वाले लोग, ये जरूरी है कि देश में पावर हो, जो ऊपर प्रशासन में बैठे हैं, लेकिन अपनी बात अगर हमें रखनी पड़े तो उसका बेस्ट तरीका है, एक तो पहली बात तो बात क्लियर हो, तुम्हारा मैसेज क्लियर हो। दूसरी बात रखने का जो तरीका है वो हमेशा शांतिपूर्ण हो। अब उस दिन स्टेशन पर जो भी गड़बड़ हुई, पुलिस ने जो भी गलत व्यवहार किया, उससे ना पुलिस का जो इमेज थी वो नीचे गई और स्टूडेंट्स की और टीचर्स की इमेज ऊपर उठी। तो वहां अगर हम जवाब देते, हम भी बदतमीजी करते, स्टूडेंट्स कुछ बदतमीजी करते, तो फिर उससे क्या निकलता, ये था कि देखो इन बच्चों को तमीज नहीं है, ये अराजक तत्व है, इनका खुद ही टीचर गलत शिक्षा दे रहा है। तो कभी अगर ऐसे जिंदगी में भी मौका मिले ना इस तरह से, तो हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सही डिमांड, ये हमेशा आपकी बात को ऊपर के स्तर तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं।